कहानियाँ। विचित्र गाय। सैकड़ों वर्ष पूर्व पांडिचेरी में उझवर कराई एक धनिकों का गांव था। सबसे धनी व्यक्ति गांव का प्रधान चुना जाता था। तब गांव का प्रधान इतना धनी था कि वो सोने की पादुका पहनता था। उसके पास भूमि एवं पशुओं की देखभाल करने के लिए 1000 नौकर थे। लगभग 1 दर्जन नौकर हर समय उसकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। ग्वाले और गडरिये सुबह सवेरे ही उसके पशुओं को चराने के लिए समीप के जंगल में ले जाते थे और सांझ पड़ने पर उन्हें उनके ठिकानों पर लौटा दिया करते थे। गोधूली से पूर्व हर गाय का दूध धो लिया जाता था। गांव का प्रधान स्वयं इस काम का निरीक्षण करता था। गांव का प्रधान एक गाय को दिल से चाहता था। वो काले रंग की थी और उसके 12 सिंगे जैसे छोटे छोटे सींग थे। वो स्थूल व लंबी थी। वो किसी भी अच्छी नस्ल की गाय से अधिक दूध देती थी। एक दिन जब गांव के प्रधान को बताया गया कि काली गाय का थन सिकुड़ गया है और उसमें से एक बूंद दूध भी नहीं निकला, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। प्रधान ने ग्वालों से पूछताछ की, किंतु सभी ने प्राय एक ही उत्तर दिया कि दोपहर तक उन्होंने गाय के थनों को दूध से भरा हुआ देखा था। पशु चिकित्सक से राय ली गई। 1 सप्ताह बीत गया था। काली गाय ने एक बूंद दूध भी नहीं दिया था। पूरी जांच पड़ताल के बाद चिकित्सक ने बताया कि गाय बिल्कुल ठीक है। गांव के प्रधान को संदेह हुआ। एक दिन सवेरे ग्वाले जब पशुओं को जंगल की ओर ले जाने लगे तो प्रधान उनके पीछे पीछे गया और चुपके से एक पेड़ की ऊंची डाल पर जमकर बैठ गया। वहां से उसे जंगल का पूरा दृश्य दिखाई देता था। उसने झुंड में काली गाय को पहचान लिया और उस पर नजर जमाए रहा। दोपहर तक गाय के थन दूध से भर गए और वो उस गर्भवती स्त्री की तरह लगने लगी जिसके पेट में जुड़वा बच्चे हो। हे भगवान, इतना सारा दूध कहां जाता है? वो आश्चर्य से बुदबुदाया। जब सूर्य आकाश के बीचों बीच था तो काली गाय एक विशेष दिशा की ओर भागी। प्रधान की नजरें भी उसी ओर लगी रही। गाय एक घनी झाड़ी के पास रुक गई। वो एक बुत की भांति खड़ी हो गई और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा। आश्चर्यचकित प्रधान पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे झाड़ी की ओर बढ़ने लगा। झाड़ी में खड़ी काली गाय देखकर उसे बड़ा सदमा पहुंचा। उसके थन वाल्मीकि चींटी का घर के ऊपर थे जो थोड़ा थोड़ा बेल बूटों से ढका था। वाल्मीकि के ऊपर दूध की धार लगातार बह रही थी। उसे दूध के व्यर्थ होने की बात तो मालूम हो गई, किंतु रहस्य ज्यों का त्यों बना रहा। थोड़ी दूर पर ग्वाले चौरस खेल रहे थे। प्रधान उन्हीं के पास भागा भागा गया। जब उन्होंने अपने स्वामी को आते देखा तो वे आदर के साथ खड़े हो गए। मेरे साथ आओ, प्रधान ने चिल्लाकर कहा और वे उसके साथ साथ झाड़ी की ओर चल दिए। गाय को देखकर वो भी मूक हो गए। अपने इर्द गिर्द इकट्ठे आदमियों की आहट सुने बगैर गाय ने दूध की अंतिम बूंद तक बहा दी और उसके थन सिकुड़ गए। गाय पुनः वहां से चरने के लिए चली गई। वहां जरूर कोई सांप होगा, एक सीधे साधे ग्वाले ने कहा। किंतु मुझे ये बात समझ नहीं आई कि गाय किसी जहरीले सांप को दूध क्यों पिलाएगी। दूसरे ने कहा, बिल्कुल ठीक। प्रधान ने विश्वास के साथ कहा, हमें देखना चाहिए वाल्मीकि के अंदर क्या है। ग्वाले जैसे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वाल्मीकि को खोदना शुरू कर दिया। वहां पर कोई सांप नहीं था। अलबत्ता उन्होंने एक पत्थर पर चोट की। बड़ी सावधानी से धीरे धीरे हाथों से मिट्टी हटाई और एक बड़ा सा पत्थर निकाला। ये शिवलिंग था। प्रधान और ग्वालों ने साष्टांग प्रणाम किया और गांव के लोगों को शिवलिंग के प्रकट होने और काली गाय के विचित्र व्यवहार के बारे में बताने के लिए चल दिए। जल्दी नए प्रकट हुए शिवलिंग के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। गाय ने आदर पूर्वक देखा और अभिषेक के लिए दूध की धारा बहाना जारी रखा। गुलाब जामुन। रामू की प्रेम मिठाई है गुलाब जामुन। काले काले रस से भरे गुलाब जामुन रामू को बहुत अच्छे लगते हैं। रामू गुलाब जामुन का इतना शौकीन है कि गुलाब जामुन खाकर और रस पीकर वो पूर्वे को जीभ से
चाट डालता है। पुरवे में रस का इतना भी अंश नहीं रहता कि चींटियां भी लग सके। रामू की बुआ जी को भी गुलाब जामुन ही अच्छा लगता है। इसी से जब वे फूफा जी के साथ चौक घूमने गईं तो और सामान के साथ गुलाब जामुन भी लाई। गुलाब जामुन लाकर उन्होंने रामू को माँ को दिए और बोली, भाभी जी ये गुलाब जामुन है, बच्चों को दे दीजिए और आप भी ले लीजिए, अम्मा जी को भी दे दीजिए, मैं अभी नहीं लूंगी, इच्छा नहीं है। रामू की माँ ने गुलाब जामुन के लिए गुलाब जामुन काफी ज्यादा थे। रामू की माँ बोली, बहन जी आप इतना सामान क्यों ले आती हैं? रामू की बुआ जी मुस्कुराकर बोली, बच्चों के लिए लाई हूँ और मुझको भी तो गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है। रामू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रामू की दादी को दिए। दादी ने पहले तो गुलाब जामुन नहीं लिए, पर ज्यादा जिद की तो एक गुलाब जामुन ले लिया। ऐसे एक गुलाब जामुन करीब 1 रुपए का पड़ता था, पर उन्होंने रामू की बुआ जी को 5 रुपए दिए। माँ लड़की का सामान नहीं लेती, अगर लेती है तो वो ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा कीमत देती है। दादी के बाद एक गुलाब जामुन बच्चों को दिया गया। बचे हुए गुलाब जामुन जो काफी थे, रामू की माँ ने एक डिब्बे में रख दिए और डिब्बा चौके में बने टांड पर टांग दिया। टांड पर अनेक डब्बे थे, 2-2 किलो वाले, 4-4 किलो वाले। उन्हीं के बीच में उन्होंने गुलाब जामुन का डब्बा भी रख दिया। रामू ने माँ को डिब्बे में गुलाब जामुन डालते देखा, फिर वो खेलने बाहर चला गया। शाम होने में अभी 3 घंटे की देरी थी। रामू की बुआ जी ने कहा, भाभी जी चलिए ताऊ जी के यहाँ हो आए। ताऊ जी ताई जी से 2 साल से भेंट नहीं हुई है, चलिए मैं भी 2 महीने से उनके यहाँ नहीं गई, उनसे मिलने की मेरी भी बड़ी इच्छा है, रामू की माँ ने कहा। इधर दोनों ताऊ जी के यहाँ गई और उधर रामू के मन की हो गई। बात ये थी कि रामू को केवल 1 गुलाब जामुन मिला था। रामू चाहता था कि उससे कम से कम 3-4 गुलाब जामुन मिलते, तब उसकी इच्छा पूरी होती। जब माँ और बुआ जी ताई जी के यहाँ गई तो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वो डिब्बे से 2-3 गुलाब जामुन और निकाल कर खा लेगा। उसका बड़ा भाई भी किसी मित्र के यहाँ गया था। पिताजी 6 के पहले दफ्तर से आने वाले नहीं थे, इस तरह वह घर में अकेला था। जाते हुए माँ ने कहा, रामू घर देखना, मैं बुआ जी के साथ ताई जी के यहाँ जा रही हूँ, 2.5-3 घंटे लगेंगे, घर में ही तुम रहना, घर के बाहर कहीं मत जाना। अच्छा माँ आप आइए, मैं घर में ही रहूंगा, घर के बाहर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, रामू बोला। वो यही चाह रहा था कि ये लोग जल्दी से जल्दी जाएं और वो चौके में जाकर गुलाब जामुन उड़ाए। रामू की माँ और बुआ जी इधर गली में गईं। इधर रामू का जी खुश हो गया, बड़ी मौज से अंदर आया और चौके का दरवाजा खोला। चौके में टांड पर उसने नजर दौड़ाई। 20 डिब्बे एक नाप के सजे हुए थे, एक के बाद एक नए नए। उसने पहला डिब्बा उठाया, वो बहुत हल्का था, फिर भी सोचा कि शायद इसी में गुलाब जामुन होंगे। डिब्बा खोल डाला, पर उस डिब्बे में मिर्च की बुकनी थी। खुलते ही उसकी ऐसी धांस लगी कि 4-5 छींके एक साथ आ गईं। डिब्बा उसने बंद करके वहीं रख दिया। रामू ने अब दूसरा डिब्बा उठाया, किंतु जब वो दूसरा डिब्बा खोला और एकाएक उसमें हाथ डाला तो उसका हाथ मैदे में सन गया। अब तीसरे डिब्बे की बारी थी। तीसरे डिब्बे में चीनी रखी थी, गुलाब जामुन इसमें भी नहीं मिले। रामू खींच उठा, उसे बड़ा गुस्सा आया। डिब्बों में यदि कुछ अंतर होता तो वो डिब्बे को पहले ही पहचान लेता और इतनी परेशानी नहीं होती। वो 3 डिब्बे खोल चुका था, पर गुलाब जामुन किसी डिब्बे में नहीं मिले। रामू ने चौथा डिब्बा उठाकर खोला, उसमें मूंग की दाल थी। अब तो वो बहुत परेशान होने लगा, किंतु जब उसने बड़ी आशा से 5वां डिब्बा खोला तो खींच कर रह गया। उसमें खड़ी हल्दी की गांठें रखी थी। रामू ने हार नहीं मानी, क्योंकि गुलाब जामुन किसी डिब्बे में ही थे। रामू को करीब आधा घंटा डिब्बा खोलने में लग चुका था। उधर उसकी माँ और बुआ जी वापस लौट आई, क्योंकि ताई जी घर पर नहीं थी। उनके घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। जब वे घर में घुसी और चौके में पहुंची तो खींचा हुआ रामू 7वां डिब्बा खोल रहा था। उस डिब्बे पर उसे पूरा भरोसा था कि इसी में गुलाब जामुन होंगे। उसने तुरंत अंदर हाथ डाल दिया। इस डिब्बे में सरसों का तेल था। पूरा हाथ तेल में डूब गया। जो ही डिब्बे में से हाथ निकाला कि रामू ने सामने माँ और बुआ जी को खड़ा पाया। हाथ तेल से तर था, जमीन पर तेल चू रहा था। बुआ जी मुस्कुरा रही थी और माँ गुस्से में थी। रामू कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। आखिर गुस्से में भरी माँ बोली, चौके में क्या कर रहे थे? तेल के डिब्बे में हाथ क्यों डाला? मैं कुछ नहीं कर रहा था माँ, डिब्बे में मेरा हाथ अपने आप चला गया, रामू डरते हुए बोला। बुआ जी रामू की बात सुनकर जोर से हंस पड़ी। माँ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिर भी शांत होकर उन्होंने कहा, सूखे कपड़े से हाथ पोंछो और फिर जाकर साबुन से हाथ धो। शाम को जब सब लोग इकट्ठा हुए तो बुआ जी के कहने पर बच्चों को 1-1 गुलाब जामुन फिर दिया गया और उनके कहने पर रामू को 2 गुलाब जामुन दिए गए। उसके भाई और बड़ी बहन ने कोई ऐतराज नहीं किया।
किंतु रामू को 2 गुलाब जामुन पाकर भी मन में संकोच और पश्चाताप था। यदि बुआ जी और माँ न आती तो रामू को 3 डिब्बे और खोलने पड़ते, तब गुलाब जामुन मिलते। उसकी माँ गुलाब जामुन 10वें डब्बे में रख गई थी। दावत के मजे। धर्मपुरा नामक गांव में पंडित भोजनाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहा करते थे। यहाँ वहाँ पंडिताई कर प्राप्त दक्षिणा के सहारे उनका गुजारा हो जाता था। पंडित जी को अपनी दक्षिणा के साथ भोजन की ज्यादा चिंता रहती थी। प्रत्येक अवसर, चाहे शादी हो या श्राद्ध, दावतों में स्वादिष्ट पकवानों का रस स्वादन करने के लिए वे किसी भी अवसर को हाथ से न जाने देते। उनकी पत्नी ने अनेक बार समझाया था कि इस आदत के कारण उन्हें पछताना भी पड़ सकता है, पर पंडित जी भोजनाथ पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो अनसुनी कर देते थे। बहरहाल उनका दावतें उड़ाने का शौक बरकरार था। पंडित भोजनाथ जी घर पर हैं? पंडित भोजनाथ अभी गुसलखाने में नहाकर निकले ही थे। अचानक बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। अरे भगवान, देखो तो जरा बाहर कौन पुकार रहा है। कोई दावत का न्योता तो नहीं लाया? बड़े दिन हो गए अच्छी दावत खाए हुए। पंडित जी ने अपनी धोती संभालते हुए कहा। खोलती हूँ दरवाजा, अभी जरा ठहरो तो। लक्ष्मी पंडित जी की दावत वाली बात सुनकर जरा तेज आवाज में बोली। आपको तो हर वक्त दावतें ही दिखती हैं। मैं कहती हूँ बाज आ जाओ अपने शौक से। अरे तुम क्या जानो दावतों के मजे। अच्छा, अब यहाँ खड़ी खड़ी बातें मत बनाओ, जल्दी दरवाजा खोलो। पंडित जी धोती से गांठ लगाते हुए बोले। पंडित भोजनाथ का घर यही है? दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने लक्ष्मी से पूछा। क्या वे घर पर हैं? हाँ, अंदर पूजा कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आते हैं, लक्ष्मी ने कहा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद पंडित जी बाहर आए तो उस व्यक्ति ने उन्हें नमस्कार करते हुए अपना परिचय दिया। मैं सेठ करमचंद का मुनीम दूलीचंद हूँ। पाए लागू पंडित जी। दूलीचंद ने उनके पैर छूने का उपक्रम किया। ये अलग बात थी कि वो झुका तक नहीं। खुश रहो। पंडित जी ने भी दूर से ही आशीर्वाद फेंकते हुए कहा और बोले। कहो मुनीम जी, कैसे आना हुआ? पंडित जी, बहुत देर से आपका मकान तलाश रहा था। दूलीचंद माथे पर हाथ फेरकर पसीना पोंछने की कोशिश करते हुए बोला। हालांकि माथे पर उसके पसीने की एक बूंद न थी। सेठ जी के घर 10 वर्ष बाद पुत्र हुआ है। 2 तारीख को उसका नामकरण है और रात्रि भोज का कार्यक्रम है। भोज का नाम सुनते ही पंडित जी की बाछें खिल गई। काफी दिनों से उन्हें दावत का न्योता नहीं मिला था। विभिन्न पकवानों की कल्पना मात्र से ही वे प्रसन्न हो उठे थे। ये तो बहुत खुशी की बात है। सेठ जी को हमारी तरफ से बधाई कहना, पंडित जी ने कहा। सेठ जी ने आपको विशेष रूप से बुलाया है। सुबह की पूजा भी आपको ही करनी है। मुझे पूजा के सामान की सूची बना दीजिए, फिर मैं चलूं। अभी बनाई देते हैं, तुम जब तक जरा जलपान करो, मैं अभी आया, कहकर पंडित भोजनाथ उठकर दूसरे कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद एक सामान की सूची लाकर दूलीचंद को देते हुए बोले। ये सारा सामान मंगवा लेना। लो, अब तो आपके मन की बात हो गई। बड़ी बेसब्री से दावत का इंतजार कर रहे थे। पंडित जी की दूलीचंद को छोड़कर आने के बाद लक्ष्मी ने कहा। अब खाना पकवान हमें तो यही रूखी सूखी खानी पड़ेगी। तो मैंने कब मना किया? तुम भी चला करो हमारे साथ। पंडित जी बोले। आपको दावतें आपको ही मुबारक हो, मुझे तो बस माफ करो। लक्ष्मी रसोई घर में आटा गूंदते हुए बोली। तो फिर क्यों चलती हो? जले मेरी जूती। पंडित भोजनाथ की बात ये सुनकर लक्ष्मी को गुस्सा आ गया। वो तेज स्वर में बोली। मैं फिर कहती हूँ, एक दिन आप पछताओगे दावतों के कारण। पंडित जी ने सोचा इससे बहस करना बेकार है, इसे क्या पता स्वादिष्ट पकवानों के मजे। यही सोचकर वे खामोश ही रहे। दोपहर का भोजन करने के बाद अभी पंडित भोजनाथ आराम करने के लिए लेटने ही वाले थे कि अचानक बाहर से किसी ने दरवाजे की कुंडी बजाई। ओफ, इस समय कौन आ गया? जरा देर आराम भी नहीं करने देते लोग। होगा कोई तुम्हारा ही चाहने वाला जो दावत का न्योता लाया होगा, लक्ष्मी ने कटाक्ष करते हुए कहा। अरे तुम किशोरी लाल भाई, आज कैसे? इतने दिन बाद भरी दोपहर में हमारी याद आ गई। किवाड़ खोलने के बाद दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देख पंडित भोजनाथ ने कहा। आओ अंदर आ जाओ। क्या बताएं पंडित जी, पिछले दिनों काम बहुत ज्यादा था, किशोरी लाल ने कहा। पंडित जी, 2 तारीख को हमारे सेठ वीरूमल जी की लड़की की शादी है। शादी का सारा काम आपको ही करवाना होगा। किशोरी लाल ने कंधे पर टंगे थैले से निमंत्रण पत्र निकालकर पंडित जी को थमाया और चला गया। ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई। कहाँ तो दावतों का नाम तक सुनाई नहीं पड़ रहा था और अब एक ही दिन में 2 दावतों का निमंत्रण आ गया। किशोरी लाल के जाने के बाद निमंत्रण पत्र पढ़ते हुए पंडित जी बड़बड़ाए। लक्ष्मी, तुम बहुत दिनों से अपने मायके जाने की कह रही थी ना, चाहो तो अब चली जाना। पंडित जी ने सोचा अब शादियों के दिन भी आ रहे हैं और ये मेरे दावतों में जाने पर टोका टाकी करेगी। इससे अच्छा है
कुछ दिन अपने मायके ही भेज दूं। हाँ, अभी भैया की चिट्ठी भी आई थी कि माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। लक्ष्मी मायके जाने की बात सुनकर तुरंत बोली, अब तो दावतों के दिन भी आ रहे हैं, तुम्हें खाने की भी परेशानी नहीं होगी, खूब दावतों में मजे उड़ाना। पंडित जी के मन की बात लक्ष्मी भाप गई। अगले ही दिन सुबह पंडित जी ने लक्ष्मी का सामान बैलगाड़ी में रखवाया और गाड़ी वाले को समझाते हुए बोले, रामू देखो, आराम से ले जाना, घर तो तुमने देखा ही है। सुनिए जरा, 1 मिनट अंदर आइए। अंदर से लक्ष्मी ने पंडित जी को आवाज लगाकर पुकारा, कहो क्या बात है भाग्यवान, सब सामान गाड़ी में रखवा दिया है और रामू को भी समझा दिया है। पंडित जी अंदर आकर पत्नी से बोले, वो तो ठीक है, पर देखिए रसोई का सामान खत्म होने वाला है, सब मंगवा लेना और दावतों में अनाप शनाप खाकर अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। लक्ष्मी ने बताया, हाँ हाँ सब ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। पंडित जी ने जल्दी से कहा, अब जल्दी चलकर गाड़ी में बैठो वरना घर पहुंचने में रात हो जाएगी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें 1-2 दावतों के निमंत्रण और आए तो उन्हें घर का सामान खरीदने की भी याद नहीं रही। 2 तारीख की सुबह उन्होंने खाना तक नहीं खाया कि कहीं वे दावत के पकवानों का छक्कर भोग लगाने से न रह जाए। पंडित जी के समक्ष अब एक समस्या ये थी कि दोनों में से किसके घर दावत में जाया जाए। सुबह वो सेठ करमचंद के घर नामकरण संस्कार करने गए थे, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि वे दावत के चक्कर में घर पर ताला लगाना भूल आए हैं, कहीं चोर घर साफ न कर जाए। इसी चिंता के कारण वे वहां से बिना खाना खाए आ गए थे। उन्होंने सोचा दिन की सारी कमी रात को पूरी कर लूंगा। शाम के 7 बजे पंडित भोजनाथ दावत में जाने के लिए तैयार होकर घर से में ताला लगा ही रहे थे, तभी गांव के जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह आ पहुंचे। वे 2 दिन बाद अपने घर होने वाले हवन और पूजा सामग्री की सूची मांगने आए थे। कोई और होता तो पंडित जी ऐसे समय किसी के लिए न रुकते, पर जमींदार साहब से सामने अपनी झुंझलाहट को दबाकर बोले, आपने क्यों कष्ट किया ठाकुर साहब, कल किसी को भेज देते। अपने काम के लिए क्या कष्ट पंडित जी, दरअसल कल हमारा आदमी शहर जा रहा है, हमने सोचा उसे सूची देकर पूजा का सामान भी मंगवा ले। बलदेव सिंह ने कहा, आप शायद कहीं बाहर जा रहे थे, आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, मैं भी लिख देता हूँ। पंडित जी अनबने मन से पुनः घर का ताला खोलते हुए बोले। मन ही मन वे ठाकुर को कोस रहे थे। सुबह से भूखे पेट रहने और अब देर के कारण उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। सूची के बाद पंडित भोजनाथ ठाकुर बलदेव सिंह को विदा कर घर से चले तो 8 बजने वाले थे। सर्दियों के दिन थे, इसलिए गांव में अधिकतर लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सड़कें सुनसान थी। सारा गुणा भाग करने के बाद पंडित जी करमचंद के लड़के की दावत में जाने का निश्चय किया। राम राम पंडित जी, कहाँ जा रहे हैं? सेठ करमचंद के घर लड़का हुआ है, उसकी दावत में ही जा रहा हूँ। रास्ते में गांव के रघु से मुलाकात हो गई। तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? मैं सेठ वीरूमल के घर सामान पहुंचाने गया था, उनकी लड़की की शादी है, रघु ने बताया। पर पंडित जी, बारातियों के स्वागत और दावत का इतना शानदार इंतजाम किया है सेठ जी ने कि किसी ने क्या किया होगा, खाने में क्या नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, दोपहर से मैं वही काम में लगा था। रघु तो अपनी बात कहकर चला गया, परंतु पंडित जी के मुंह में उसकी बात सुनकर पानी आ गया। जरा रुककर वे फिर सोचने लगे कि कहाँ जाऊं, और निर्णय बदलकर अब वे वीरूमल के घर की तरफ चलने लगे। दोनों के घर एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे, अतः आधी दूरी तक आने के बाद 1.5 गुना और चलना पड़ता, पर दावत के शौकीन पंडित जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पंडित जी अभी आधा किलोमीटर ही वापस आए थे, तभी गाँव के मास्टर दीनानाथ जी मिल गए। नमस्कार पंडित जी, कहाँ जा रहे हैं? सेठ वीरूमल की लड़की की शादी में जा रहे हैं, पंडित भोजनाथ बोले। वहाँ का कार्यक्रम तो बहुत ढीला है पंडित जी, अभी बारात का ही पता नहीं है कब आएगी, इसलिए मैं सेठ करमचंद के घर चला गया था। पंडित जी की बात सुनकर दीनानाथ जी ने बताया, वाकई दावत खिलाना तो कोई सेठ करमचंद जी से सीखे, वहाँ सारा काम समय पर हो रहा है। सेठ जी आपके बारे में भी पूछ रहे थे, आप वहाँ नहीं जा रहे? मेरी माने तो वहाँ चले जाइए। पंडित जी अब फिर असमंजस में फंस गए। दिन भर का खाली पेट और पैदल चलने के कारण बढ़ती भूख और स्वादिष्ट पकवानों का लोभ उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद फिर वे उल्टे पैर सेठ करमचंद के घर जाने के लिए चल पड़े। अचानक बीच रास्ते में उनके परिचित टकरा गए, जिन्होंने बताया कि सेठ वीरूमल सभी मेहमानों को 101 रुपया और 1 शॉल भेंट कर रहे हैं। दावत भी शानदार हो रही है। दावत के साथ शॉल और दक्षिणा के लोभ का वे संवरण न कर सके और फिर निर्णय बदलकर सेठ वीरूमल के घर की तरफ चल दिए। इसी तरह एक से दूसरे घर जाने के चक्कर में उनका काफी समय बर्बाद हो गया। अंत में जिस समय वे सेठ करमचंद के घर पहुंचे, वहाँ दावत खत्म हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने सोचा चलो सेठ वीरूमल के घर की दावत तो मिल ही जाएगी, किंतु पैदल चलकर वहाँ पहुंचने में काफी देर हो गई थी। दावत खत्म हो चुकी थी और फेरों की तैयारी चल रही थी। अरे पंडित जी, कहाँ रहे आप?
हमने आपका बहुत इंतजार किया, भोजन तो समाप्त हो चुका है, बचा हुआ नौकर ले गए, अब सुबह नाश्ता बनेगा बारात का, तब आप कर रुकिए। सेठ वीरूबल ने पंडित जी को देखकर क्षमा मांगते हुए कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सेठ करमचंद जी के घर चला गया था, वहीं भोजन कर लिया था। पंडित भोजनाथ खिसाते हुए झूठ बोले और एक कप कॉफी पीकर वापस घर की तरफ लौट लिए। उन्हें स्वयं पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। कॉफी ने कुछ देर तो भूख शांत कर दी, लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें फिर भूख सताने लगी। घर पहुंचकर पंडित जी सीधे रसोई घर में जाकर कुछ खाने की चीज तलाशने लगे, पर ये क्या, वहाँ सारे बर्तन डिब्बे खाली थे। दावतों के चक्कर में घर का सामान लाना भी भूल गए थे। काफी देर खोजने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने भगोनी में बचे थोड़े से दूध को गर्म किया और सोचा चलो कुछ तो काम चलेगा। इससे दूध को गिलास में कर वे ठंडा करने लगे। तभी दरवाजे से आती ठंडी हवा ने याद दिलाया कि वे दरवाजा बंद करना भूल गए हैं। पंडित जी उठकर दरवाजा बंद करने गए और जब वो वापस दूध का गिलास उठाने आए तो उनके होश उड़ गए। खिड़की के रास्ते आई बिल्ली ने सारा दूध फैला दिया था और फर्श पर पड़े दूध को चाट रही थी। गुस्से से पागल हो उठे पंडित जी ने पास रखी छड़ी उठाकर बिल्ली को मारी तो वो जोर से म्याऊं म्याऊं चीखती हुई खिड़की से भाग गई। इस दिन के बाद पंडित जी ने दावतों के मजे लेना छोड़ा या नहीं इसका तो हमें पता नहीं, परंतु भूख से बेहाल पंडित भोजनाथ की रात कैसे गुजरी इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। लालच और अनिर्णय की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति का यही हर्ष होता है। लालच बुरी बला। काफी समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ हीरालाल रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। एक बार व्यापार के सिलसिले में सेठ हीरालाल परदेश जा रहे थे। बीच में उनको एक नदी पार करनी थी। सेठ जी के पास सोने की अशर्फियों से भरी छोटी सी पेटी भी साथ थी। सेठ जी 20-25 सवारियों से भरी नाव में बैठकर नदी पार कर ही रहे थे कि नाव डगमगाने लगी और उनसे अशर्फियों से भरी पेटी छूटकर नदी में जा गिरी। सेठ जी ने सवारियों से उसे निकाल लाने को कहा, परंतु उस बहती नदी में कूदने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन सेठ जी को तो वो पेटी चाहिए ही थी। सबसे पहले उन्होंने पेटी लाने वाले के लिए 101 रुपए के इनाम की घोषणा की। धीरे धीरे इनाम की राशि 1000 तक पहुंच गई। आखिर एक आदमी तैयार हुआ, लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि पेटी लाने के बाद मैं उसे खोलकर देखूंगा कि उसमें क्या है, फिर जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं आपको दूंगा। कहिए मेरी शर्त मंजूर है। सेठ जी ने सोचा कि थोड़ी देर और कर दी तो पेटी पानी के वेग में बह जाएगी। यदि उसमें से कुछ बचता है तो क्या हर्ज है। उन्होंने उस आदमी की शर्त मान ली। वो आदमी सचमुच साहसी था। वो तुरंत नदी में गोता लगा गया और नदी के तल में बैठी पेटी को उठा लाया। सेठ ने पेटी देख राहत की सांस ली। उस पेटी में क्या है ये देखने के लिए नाव की सभी सवारियां उत्सुकता से उसे देखने लगी। शर्त के मुताबिक जब उस आदमी ने पेटी खोली तो उसमें सोने की अशर्फियां भरी हुई थी। शुरू में तो उस आदमी को लगा कि 5-7 अशर्फियां अपने पास रखकर शेष अशर्फियां वो सेठ को लौटा दे, लेकिन तभी उसे अपनी शर्त याद आ गई कि जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं आपको दूंगा। उस आदमी को लगा कि ऐसे मैं क्यों न वो सारी अशर्फियां रख ले और सिर्फ खाली पेटी ही सेठ को लौटा दे। और सचमुच उस आदमी ने खाली पेटी ही सेठ जी को लौटा दी। ये देख सेठ दंग रह गया। उसने कहा, खाली पेटी रखकर मैं क्या करूंगा, कुछ अशर्फियां रखकर बाकी तो मुझे दे दो। उस आदमी ने सेठ को शर्त की याद दिलाई कि जो मुझे अच्छा लगे वही मैं आपको दूंगा और अब ये खाली पेटी मैं आपको दे रहा हूं। सेठ ने अंत में यह भी कहा कि आधी अशर्फियां तुम रख लो और आधा मुझे लौटा दो। लेकिन लोगों के समझाने पर भी वो आदमी माना नहीं। तब न्याय के लिए लोग राजा के पास जाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और उनके बीच हुई शर्त अक्षरांश लिखवा दी। फिर राजा ने उस आदमी से पूछा, जब तुमने ये पेटी खोली तो उसमें क्या था? जी, सोने की अशर्फियां थी। तुम्हें ये अशर्फियां अच्छी लगती हैं? राजा ने पूछा। जी, बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। यही कारण है कि मैं इन अशर्फियों को
अपने पास रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि खाली पेटी सेठ रख ले, परंतु वे इस खाली पेटी को रखना ही नहीं चाहते। तुम अपनी शर्त एक बार फिर मुझे सुनाओ, यही कि जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं सेठ हीरालाल को दूंगा। तो ये अशर्फियां तुम्हें अच्छी लग रही हैं, इसलिए उन्हें तुम सेठ हीरालाल को क्यों नहीं दे देते। राजा की बात सुनकर उस आदमी को लगा कि वो अपने ही जाल में फंस गया है। अब वो आधी अशर्फियां लेने को तैयार हो गया। तब राजा ने कहा, ये नहीं होगा, तुम्हें अपनी शर्त का पालन करना ही होगा। खाली पेटी अब तुम्हें ही मिलने वाली है, चाहो तो रख लो या फेंक दो। आखिर राजा के न्याय के मुताबिक अशर्फियां सेठ हीरालाल को मिल गई और उस आदमी को खाली पेटी रखनी ही पड़ी, चूंकि वो अपनी शर्त खुद ही हार चुका था। यदि वो लालच न करता तो आधी अशर्फियों का तो मालिक बन ही गया होता। सबसे खूबसूरत। एक बार एक बूढ़े किसान ने अपनी संपत्ति का बंटवारा परिवार के बीच करने का फैसला किया। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा कि तुम सब मेरे लिए एक एक कमीज लेकर आओ। जो सबसे अच्छी कमीज लाएगा उसे मेरा मकान मिलेगा। दोनों बड़े लड़के शहर की ओर चल दिए, पर जो छोटा और भोला था वो सीधा जंगल की ओर निकल पड़ा। वो चलते चलते घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक मकान दिखाई दिया। दरवाजे पर ताला नहीं था। अंदर उसने एक खाने से सजी टेबल देखी। आसपास कोई नहीं था। उसे भूख लगी थी, सो वो खाने बैठ गया। जब तक उसका पेट ऊपर तक नहीं भर गया वो खाता रहा। उसके बाद डकार लेकर उसने दरवाजा खोला। वहां उसने एक तांबाई रंग के सांप को एक कुर्सी पर बैठे देखा। उस सांप ने लड़के को देखकर कहा, तुम मेरी 1 वर्ष तक सेवा करो, फिर मैं तुम्हें बढ़िया से बढ़िया कमीज ला दूंगा। तुम्हारा काम होगा रोज मुझे नहलाकर इस कुर्सी पर बैठाना। लड़का राजी हो गया। उसे तो सभी प्राणियों से प्यार था। सांप की सेवा करने से वो भला क्यों मना करता। 1 वर्ष बाद सांप ने उससे कहा कि वो पास रखी अलमारी खोले। लड़के को वहां एक बेहद खूबसूरत कमीज दिखाई पड़ी। वो उसे लेकर सीधा अपने पिता के पास पहुंचा। उसकी कमीज देखकर दोनों भाइयों के चेहरे फीके पड़ गए। घर हाथ से जाता देख उन्होंने पिता से मिन्नत की कि हमें एक और चीज लाने के लिए कहिए, इस बार हम जरूर सफल होंगे। पिता मान गया। उन्होंने आज्ञा दी, अब की बार तुम सब डबल रोटी लाकर मुझे दो। जिसकी सबसे अच्छी होगी वही मकान का हकदार होगा। बड़े लड़के फिर नगर की ओर दौड़े और छोटा जंगल की ओर। वो फिर उसी मकान में पहुंचा। ताज्जुब ये था कि अब की बार सांप चांदी सा सफेद दिखाई दे रहा था। लड़के ने पूरी बात सांप को बताई। सुनकर सांप बोला, ठीक है, तुम 1 साल और मेरी सेवा करो। इस बार मुझे दिन में 2 बार नहलाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लड़का राजी हो गया और सेवा का क्रम चल निकला। जब साल पूरा हुआ तो उस भोले लड़के को सांप ने इतनी स्वादिष्ट और नर्म डबल रोटी भेंट की कि पिता और भाई भौचक्के रह गए। लेकिन भाई फिर भी हार नहीं माने और उन्होंने अपने पिता को उन्हें एक और परीक्षा देने के लिए राजी कर लिया। बूढ़े ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, जो सबसे खूबसूरत दुल्हन लाएगा उसे ही मेरा मकान मिलेगा। छोटा फिर जंगल की ओर निकल पड़ा और फिर उसी घर में पहुंचा। अब की बार सांप सुनहरे सोने जैसा बैठा था। लड़के की जरूरत सुनकर वो बोला, ठीक है, तुम 1 वर्ष मेरी सेवा करो। अब मुझे दिन में 3 बार नहलाना होगा, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। लड़के की सेवा फिर आरंभ हो गई। वर्ष समाप्त हुआ और सांप से लड़के ने अपनी मांग दोहराई। सांप ने लड़के को बुलाया और कहा, मुझे तुम चूल्हे में डाल दो। मैं तुमसे विनती करूंगा, पर तुम सुनना ही मत। मैं गाली दूंगा तो भी तुम सुनना मत। लड़के को अचरज तो हुआ, पर उसने वही किया जो उससे कहा गया। उसने चूल्हे की जलती लौ में सांप को उठाकर झोंक दिया। सांप चीखता चिल्लाता रहा और गालियां देता रहा, पर लड़के ने उसे अनसुना कर दिया।
थोड़ी देर में सब आवाजें बंद हो गई और चूल्हे में से एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आई। लड़का तो उसे देख खुशी से पागल हो गया। लड़की ने बताया कि वो एक राजकुमारी है। उसने चूंकि एक जादूगरनी के बेटे से शादी करने से मना कर दिया था, इसलिए उसे जादू से सांप बना दिया गया। 3 साल तक उस लड़के ने सांप रूपी राजकुमारी की इतनी ईमानदारी से सेवा की कि जादू का प्रभाव समाप्त हो गया और वो फिर से राजकुमारी के रूप में आ गई। दोनों खुशी खुशी घर से बाहर आए। वहां एक बढ़िया गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। दोनों गाड़ी में बैठकर किसान के घर आए। राजकुमारी की सुंदरता के आगे दूसरी लड़कियों के चेहरे फीके पड़ गए। छोटा बेटा जीत गया था, पर उसने अपने भाइयों को घर से नहीं निकाला। वे साथ साथ सुख से रहने लगे। नकल का चक्कर। पीटर स्कूल से निकला तो थोड़ा परेशान था। उसे लगा उसकी आंखें जल रही हैं, माथा तप रहा है, कंधे पर बस्ता लटकाए वो जैसे अपने आप में ही बेसुध बड़बड़ाता जा रहा था। सेकंड सेकंड, उफ, फिर सेकंड। मेरी जिंदगी में सेकंड तो ऐसे दर्ज हो गया है जैसे गले में पड़ा हुआ भारी पत्थर। फर्स्ट तो मैं कभी आ ही नहीं सकता क्लास में। फर्स्ट आएगा हमेशा विशाल वासवानी। जाने क्या जादू कर दिया है उसने टीचर पर कि हमेशा यही फर्स्ट, यही उसका मन हो रहा था। यही विशाल मिल जाए तो उसे घूंसे मार मार कर बदला ले लूं। पढ़ाई में नहीं तो कम से कम घूंसेबाजी में तो मैं फर्स्ट आ ही सकता हूं। पर अगले ही पल पीटर शर्म से पानी पानी हो गया। वो किसके बारे में सोच रहा है? विशाल के बारे में। विशाल जो कि उसका प्यारा दोस्त है और हर मौके पर उसकी मदद के लिए आगे रहता है, वही विशाल। लेकिन जाने क्यों आज विशाल के प्रति अपने क्रोध को वो मन से नहीं निकाल पा रहा था। हालांकि विशाल से ज्यादा गुस्सा उसे अपने आप पर था। वो क्यों नहीं विशाल की तरह मेहनत कर पाता? विशाल की तरह ध्यान से क्लास में अध्यापक की बातें क्यों नहीं सुनता और उन्हें डायरी में नोट क्यों नहीं करता? जो भी हो, पीटर और विशाल की दोस्ती में आज पहली बार दरार पड़ गई थी। विशाल ने तो कुछ नहीं कहा था, बस पीटर के अंदर ही अंदर भूचाल पैदा हो गया था। इसलिए कि क्लास टेस्ट में लगातार तीसरी बार विशाल फर्स्ट आया था और पीटर सेकंड। इस बार पीटर ने कुछ ज्यादा पढ़ाई भी की थी। वो विशाल को पछाड़ना चाहता था, लेकिन पीटर और विशाल दोनों 8वीं के छात्र थे। दोनों में इतनी पक्की दोस्ती थी कि दोनों अक्सर साथ ही रहते, साथ ही पढ़ते, साथ ही खेलते भी थे। अध्यापक अक्सर दूसरे छात्रों से कहा करते थे, देखो पीटर और विशाल की जोड़ी को, कितने अच्छे दोस्त हैं ये और कितने होशियार भी। तुम इनसे कुछ सीख सकते हो। दूसरे छात्र ये सुनकर प्रशंसा भरी नजरों से विशाल और पीटर की ओर देखते। वे भी वैसा ही बनना चाहते थे, लेकिन पीटर न जाने क्या हुआ था उसे और वो भला क्या बनना चाहता था। क्या विशाल की जगह मैं फर्स्ट नहीं आ सकता? ये सवाल एक जहरीले कीड़े की तरह पीटर को भीतर ही भीतर काटने लगा और उसके भीतर बहुत गहरी उधेड़-बुन शुरू हो गई। पर न जाने क्यों उसका आत्मविश्वास लड़खड़ा रहा था। उसे लग रहा था विशाल इतना मेहनती है कि वो पढ़ाई करके उसे पछाड़ नहीं सकता। तो क्या कोई और तरकीब नहीं हो सकती? कोई और? अचानक पीटर का ध्यान मिन्ना की ओर गया। पीटर का एक दोस्त था मिन्ना, खूब गप्पी, चालाक, लेकिन पढ़ाई में एकदम फिसड्डी। पढ़ाई लिखाई की उसे कोई परवाह नहीं थी। बस इम्तिहान के समय तिकड़म भिड़ाकर किसी तरह नकल कर लेता था, फिर भी वो पास हो ही जाता था। पीटर ने सोचा कि वो भी इस बार नकल का सहारा लेगा। पढ़ाई से विशाल को नहीं पछाड़ा जा सकता, तो नकल से तो पछाड़ा ही जा सकता है। पीटर मिन्ना के पास गया और उससे नकल करने की तरकीबें पूछने लगा। कैसे जूते के भीतर मोजे में कागज छिपाकर ले जाया जा सकता है, कैसे कागज पर कोहनी रखकर अध्यापक को चकमा देकर पूरा सवाल नकल किया जा सकता है। सब बातें उसने मिन्ना से जान ली। अब वो विशाल का साथ छोड़कर मिन्ना का साथ ही ज्यादा देने लगा। दिन भर पढ़ाई से भी छुट्टी मिली, दिन भर गपशप, दिन भर तिकड़मे। पीटर को लगा सफलता का रास्ता तो इतना आसान है, उसे पहले ये सब क्यों नहीं सूझा। उधर विशाल महसूस कर रहा था कि पीटर कुछ बदला बदला है और उससे कटने लगा है। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन बात बढ़ती नजर आई। तब एक दिन उसने पीटर को अलग ले जाकर कहा, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? मिन्ना को तो कुछ पढ़ना नहीं है,
किसी न किसी तरह जोड़ तोड़ कर ही लेगा। मगर तुम्हें तो इन दिनों मेहनत से पढ़ना चाहिए, गया वक्त लौट कर नहीं आता। सुनकर पीटर ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा, भाई उब गए अपन तो इस रोज रोज की पढ़ाई से। ये तुम्ही को मुबारक हो, अभी तो थोड़ा सैर सपाटे का मजा ले ले, इम्तिहान आएगा तो देखा जाएगा। और नकल तो तुम जानते ही हो अपन कभी करते नहीं। लेकिन विशाल से झूठ मूठ मना करने के बावजूद पीटर ने मन में पक्की तरह सोच लिया था कि चाहे कुछ हो वो इस बार नकल करेगा और पूरी क्लास में फर्स्ट आकर दिखाएगा। आखिर सालाना इम्तिहान में सिर्फ एक सप्ताह बाकी रह गया। विशाल तो रात दिन पढ़ने में जुटा था, पर पीटर का मन बार बार उचट जाता। वो हमेशा यही सोचता कि कैसे कम से कम मेहनत करके नकल के जरिए ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आए। नकल का उसका पहला मौका था, इसलिए उसके दिल में अक्सर दुख दुखी होने लगती। कभी कभी मारे घबराहट के पसीना पसीना हो जाता, लेकिन मिन्ना की बताई तरकीबों पर उसे पूरा भरोसा था। एक एक करके पूरा सप्ताह गुजर गया और इम्तिहान का दिन भी आ गया। पहला पर्चा गणित का था, इसी में पीटर के नंबर कुछ कम आते थे, इसलिए शुरू में उसे काफी डर लगा। फिर उसने क्लास नोट्स की कॉपी को मरोड़ कर पैंट में छिपा लिया और चौकन्ना होकर परीक्षा भवन में अपनी डेस्क पर जा पहुंचा। शुरू में पीटर ने एक आध सवाल खुद करना चाहा, पर घबराहट के मारे आसान से सवाल भी उससे हल नहीं हो रहा था। आखिर उसने कॉपी निकाल ली और सावधानी से उसे छिपाकर नकल करने लगा। सभी अध्यापक उसे अच्छा और होशियार विद्यार्थी समझते थे, इसलिए किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। फिर भी नकल करते हुए पकड़े जाने का डर तो था ही। इस घबराहट में पीटर बड़ी मुश्किल से पूरा पेपर हल कर पाया। परीक्षा भवन से लौटते समय पीटर बड़ा खुश था। मन ही मन वो कह रहा था, गणित में तो 100 में से 100 नंबर पक्के, बाकी विषयों में भी थोड़ा बहुत नकल का सहारा मिल जाए तो बेड़ा पार। जैसे भी हो इस बार विशाल को पछाड़ना ही है। पीटर ये सोचता हुआ जा रहा था कि रास्ते में उसे विशाल दिखाई पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, अरे विशाल रुको, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, कुछ बताओ तो यार। उत्साह के मारे पीटर हवा में उड़ रहा था। उसे लगा विशाल पर अपना सिक्का जमाने का यही मौका है। लेकिन विशाल के चेहरे पर भी पूरा आत्मविश्वास था। बोला, लगता तो है मेरा पूरा पेपर सही है। फिर दोनों ने सवालों के उत्तर मिलाए। आधे से ज्यादा सवालों के उत्तर उन दोनों के अलग अलग थे। ये कैसे हो सकता है, जबकि दोनों ही ये कह रहे थे कि उनके पेपर पूरे सही हुए हैं। पीटर ने अब आव देखा न ताव अपनी जेब से नकल के कागज निकालकर शान से उन्हें लहराया। ये लो यार, इनसे मिला के देखो, अपन इस मामले में गलती नहीं कर सकते। पहले तो विशाल कुछ भौचक्का सा रह गया। वाकई पीटर के सभी उत्तर क्लास नोट्स वाली कॉपी से मिलते थे। फिर उसकी समझ में आ गया कि माजरा क्या है। असल में कॉपी में जो सवाल थे, पेपर में दिए गए सवालों की संख्या उनसे थोड़ी भिन्न थी। कम से कम पेपर के आधे सवालों में गणित के मैथ्यू सर ने थोड़ा उलट फेर कर दिया था, जबकि ऊपर से देखने पर ये सवाल बिल्कुल वैसे ही लगते थे। पीटर नकल की हड़बड़ी में ये बात तो देख ही नहीं पाया था। तो पीटर, तुमने नकल की, तुमने नकल का सहारा लिया ना? विशाल की आवाज में गहरा दुख था। पीटर क्या कहे, उसका दिल तो बैठता जा रहा था, सिर चकराने लगा था। वो धम से अपनी जगह बैठ गया। बोला, ओ विशाल, मैं बर्बाद, बिल्कुल बर्बाद। मैं तो भूल ही गया था कि। विशाल लगातार ढाढ़स बंधाता रहा, पर पीटर पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। बोला, दोस्त, अब बाकी पेपर नहीं दूंगा, मुझ में हिम्मत नहीं है, तैयारी भी नहीं है। विशाल ने दिलासा दिया, नहीं, तुम खूब तैयारी करके बाकी पेपर दो, नकल का चक्कर छोड़ो, तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, मुझे विश्वास है। पीटर चौंका। क्या तुम्हें विश्वास है विशाल कि मैं पास हो जाऊंगा? उसकी आंखें फटी फटी सी थी। हाँ, मुझे विश्वास है, पास तो हो गए ही, तुम्हारे नंबर भी अच्छे आएंगे। विशाल ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। पर मेरा विश्वास तो टूट रहा है विशाल, पीटर घबराते हुए बोला। तो कम से कम मेरे विश्वास पर तो विश्वास कर सकते हो ना? देख लेना, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, विशाल ने कहा। और पीटर को लगा उसके चारों ओर कसा हुआ निराशा का घेरा टूट रहा है। उसने मेहनत की तो बाकी पर्चे खूब अच्छे गए। इस बार भी वो पूरी क्लास में सेकंड आया, पर इतना खुश था, इतना जैसे हवा में उड़ रहा हो। अगली बार मैं जानबूझकर अपने पर्चे खराब कर लूंगा, फिर तुम जरूर फर्स्ट आओगे। विशाल कई बार मजाक में उसे छेड़ता और दोनों दोस्त खूब हंसते। खूब जीते जागते दीप। दीपावली को निकट देखकर राजा कृष्णदेव राय ने दरबारियों से कहा
क्यों न इस बार दीपावली कुछ अलग ढंग से मनाई जाए। ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें बच्चे बड़े सभी मिलकर भाग लें। विचार तो बहुत ही उत्तम है महाराज, मंत्री ने प्रसन्न होकर कहा। उसके बाद सबने अपने अपने सुझाव दिए। पुरोहित जी ने एक विशाल यज्ञ के आयोजन का सुझाव दिया तो मंत्री ने दूर देशों से जादूगरों को बुलाने को कहा। और भी कई लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन राजा को किसी का सुझाव पसंद न आया। उन्होंने सुझाव हेतु तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, क्षमा करें महाराज, दीपावली तो दीपों का पर्व है। यदि अलग ढंग का ही आयोजन चाहते हैं तो ऐसा करें, रात में हर वर्ष दिए जलाए जाते हैं, इस बार दिन में भी जलाएं। यह सुनकर सारे दरबारी ठहका मारकर हंस पड़े। स्वयं राजा खींचकर बोले, तेनालीराम, हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। महाराज, मैं मिट्टी के दिए नहीं, जीते जागते दियों की बात कर रहा हूं। और वे दिए हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे, जिनकी हंसी दिए की लौ से भी उज्जवल है। तेनालीराम ने कहा। राजा को तेनालीराम का विचार पसंद आया। वो बोले, तुम्हारी बात तो अच्छी है, लेकिन कार्यक्रम क्या हो? महाराज, इस बार दीपावली पर बच्चों के लिए एक मेले का आयोजन किया जाए। बच्चे दिन भर उछलें कूदें, हंसे खिलखिलाएं, प्रतियोगिता में भाग लें। इस मेले के प्रबंधक भी बच्चे ही हों। बड़े भी उस मेले में जाएं, लेकिन बच्चों के रूप में। वहां कहीं भी किसी भी बात में दखल न दे। जो बच्चा सर्वप्रथम आएगा उसे राज्य का सबसे बड़ा बच्चा पुरस्कार दे। तेनालीराम ने अपनी बात पूरी की। लेकिन राज्य का सबसे बड़ा बच्चा कौन है? राजा ने पूछा तो तेनालीराम मुस्कुराया। वो तो आप ही हैं महाराज। आपसे बढ़कर बच्चों जैसा निर्मल स्वभाव और किसका होगा? यह सुनकर राजा की हंसी छूट गई, साथ ही दरबारी भी मुस्कुराए। दीपावली के दिन बच्चों ने मेले में खूब धूम मचाई। राजा बहुत खुश थे। सचमुच इन नन्हे मुन्ने दीपों ने तो कमाल कर दिया। इनका प्रकाश अद्भुत, अनोखा और सबसे प्यारा है। ब्रज मुकुट और रतनराज। राजा विक्रमादित्य सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे नीचे उतारा, फिर लाश को अपने कंधों पर रखा और राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। एक बार की बात है, बनारस का राजकुमार ब्रजमुकुट अपने दोस्त रतनराज के साथ शिकार खेलने गया। जब वो एक हिरन का पीछा कर रहा था तो अपने दोस्त रतनराज से बिछड़ गया। उसे एक मंदिर दिखाई दिया और वो अपने घोड़े के साथ वहीं बैठकर आराम करने लगा। तभी एक सुंदर राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर में जाती दिखाई दी। उसे देखते ही ब्रजमुकुट को उससे प्यार हो गया। जब राजकुमारी मंदिर से बाहर आई तो उसने ब्रजमुकुट को देखा, जो अपने घोड़े की काठी ठीक कर रहा था। वो भी उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी चोटी से कमल का एक फूल निकालकर अपने कान के पास लगा लिया, फिर उसे थोड़ा सा कुतरकर धरती पर गिरा दिया। इसके बाद उसने उसे अपने पैरों से कुचलकर फिर उठा लिया और अपने दिल पर रख लिया। तत्पश्चात राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वापस चली गई। राजकुमार ब्रजमुकुट को राजकुमारी की ये क्रिया समझ में नहीं आई। वो उदास होकर अपने दोस्त रतनराज के आने का इंतजार करने लगा। लाख चाहने पर भी वो राजकुमारी को भुला नहीं पा रहा था। शीघ्र ही रतनराज वहां आ गया। रतनराज ने राजकुमार का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है, इतनी उदासी किस लिए है? ब्रजमुकुट ने उसे राजकुमारी के बारे में सारी बात बताकर कहा, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानता। रतनराज बोला, राजकुमारी तो संकेतों से ही अपने बारे में आपको सब कुछ बता गई है। जब उसने फूल को कान के पास रखा तो इसका मतलब था कि वो कर्नाटक की रहने वाली है। जब उसने फूल को पैर से कुचला तो इसका मतलब था कि उसका नाम पद्मावती है। रतनराज ने आगे बताया, जब उसने वो फूल अपने दांतों से कुतरा तो इसका अर्थ था कि वो राजा दंतसेन की बेटी है। उसने फूल को अपने दिल के पास लाकर बताया कि उसे आपसे प्यार हो गया है। ये जानकर ब्रजमुकुट को बहुत प्रसन्नता हुई। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे राजकुमारी से मिलने के लिए कर्नाटक जाएंगे। कर्नाटक वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। उन्होंने रास्ते के लिए एक सराय में विश्राम किया और अगले दिन उस देश की ओर चल दिए।
अब महल में जाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट होनी आवश्यक थी जो रोजाना महल में आता जाता हो। महल के पास उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो पद्मावती को फूल देने जाती थी। उन्होंने उसे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो राजकुमारी के पास उनका संदेश पहुंचा देगी। रतनराज ने कहा, राजकुमारी से कहना कि उसने जिसे मंदिर के पास देखा था वो उससे मिलने आया है। जब बूढ़ी औरत ने जाकर राजकुमारी पद्मावती को संदेश दिया तो उसने अपने दोनों हाथों में चंदन का लेप लगाया और बूढ़ी औरत के दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ लगा दिया। बूढ़ी औरत रोते रोते राजकुमार के पास गई और कहा कि राजकुमारी तो संदेश सुनकर नाराज हो गई, अब राजा उसे जरूर सजा देगा। ये सुनकर ब्रजमुकुट घबरा गया, लेकिन रतनराज ने हंसकर कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। इन थप्पड़ों का मतलब है कि राजकुमारी ने तुम्हें चढ़ते चंद्रमा की 10वीं को मिलने के लिए बुलाया है। राजकुमार ब्रजमुकुट इस तिथि को राजकुमारी पद्मावती से मिलने गया। जब वो वापस आया तो बहुत उदास था। उसने रतनराज को बताया कि राजकुमारी के पिता ने उसका विवाह कहीं दूसरी जगह तय कर दिया है। रतनराज ने कहा कि वो जल्द ही इसके लिए भी कोई उपाय करेगा। उसने राजकुमार से कहा, अगली बार जब तुम उससे मिलने जाना तो अपने हाथ में एक त्रिशूल ले लेना। जब तुम पद्मावती से मिलना तो त्रिशूल से उसके शरीर पर खरोचे डाल देना और उसके सारे गहने ले आना। ब्रजमुकुट पहले तो ऐसा करने के लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन जब रतनराज ने बारंबार समझाया तो वो मान गया। रतनराज ने कहा, मैं जो कह रहा हूं वही करो, वरना तुम्हें राजकुमारी कभी नहीं मिल सकेगी। मेरे पास इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। मैंने अब तक तुम्हें जो भी राय दी है वो सब सही निकली ना? अब भी सब ठीक होगा। ब्रजमुकुट ने अपने दोस्त की सलाह मानने का फैसला किया। जब वो राजकुमारी से मिला तो उसके सारे गहने ले लिए और त्रिशूल से उसके शरीर पर खरोचों के निशान बना दिए। राजकुमारी कुछ न समझ सकी। फिर रतनराज ने उससे कहा कि वो राजकुमारी के गहने उसी सुनार को बेच आए जहां राजा के गहने तैयार होते थे। सुनार ने पहचान लिया कि वे तो राजकुमारी के गहने थे। उसने तुरंत राजा को बताया। सिपाहियों ने ब्रजमुकुट को बंदी बना लिया। उसे राजा के पास ले जाया गया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें ये गहने किसने दिए? ब्रजमुकुट बोला, इन्हें मेरे एक दोस्त रतनराज ने दिए हैं। राजा ने रतनराज को बुलाकर उससे भी वही सवाल पूछा। रतनराज बोला, महाराज, कल रात एक चुड़ैल ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैंने भी उस पर अपने त्रिशूल से हमला किया और उसके शरीर पर खरोचों के निशान बन गए। फिर मैंने उसके सारे गहने छीन लिए। ये वही गहने हैं जिन्हें हम बाजार में बेचना चाहते थे। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। रतनराज बोला, महाराज, अगर आप उसे देखें तो सब कुछ जान जाएंगे। उसके शरीर पर खरोचों के निशान अब भी होंगे। राजा ने एक दासी को चोरी से राजकुमारी को देखने भेजा। उसने आकर बताया कि वाकई राजकुमारी के शरीर पर त्रिशूल की खरोचों के निशान हैं। ये सुनकर राजा डर गया। उसने अपनी बेटी पद्मावती को चुड़ैल समझकर महल से निकाल दिया। बेचारी राजकुमारी उदास होकर जंगल की ओर चली गई। तभी उसकी भेंट ब्रजमुकुट से हुई। उसने उसे सब कुछ बता दिया। वो अपने प्रेमी को पाकर बहुत खुश हुई। फिर वे ब्रजमुकुट के राज्य की ओर चल दिए। ब्रजमुकुट ने राजकुमारी से विवाह करके उसे अपनी रानी बना लिया। बेताल ने कहानी समाप्त करके राजा विक्रमादित्य से कहा, बता विक्रम, इस कहानी में दोष किसका है? राजकुमारी पद्मावती की बुरी हालत के लिए किसे दोषी मानना चाहिए? राजा विक्रमादित्य के पास जवाब देने के सिवा कोई उपाय नहीं था। उन्होंने कहा, राजकुमारी का पिता ही उसकी हालत का जिम्मेदार है। उसे इतनी आसानी से एक अजनबी की बातों पर भरोसा करके राजकुमारी को राज्य से नहीं निकालना चाहिए था। उसने न्याय नहीं किया। बाकी सबने तो अपना अपना फर्ज निभाया है। बेताल बोला, विक्रम, तूने बिल्कुल सही उत्तर दिया। वास्तव में राजकुमारी की हालत के लिए उसका पिता यानी राजा ही जिम्मेदार है। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है। लेकिन तू बोला, इसलिए मैं वापस चला। ये कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा पुनः उसके पीछे चल दिए ताकि अपना वचन पूरा कर सके। बैल पुराण। किस्सा उन दिनों का है जब गोनू झा अपनी खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहते थे। राज दरबार में उन्हें सभासद का पद तब तक नहीं मिला था। गोनू का एक बैल बूढ़ा होकर मर गया था। अब बैल के बिना खेतों की जुताई कैसे होती?
सो उन्होंने नया बैल लाने का निश्चय किया। पड़ोस के गांव में महीने में एक बार पशुओं का मेला लगता था। गोनू ने अंटी में रुपए सहेजे और बैल खरीदने के लिए चल पड़े। मेले में घूम फिर कर उन्होंने कई बैल देखे। फिर एक बैल उन्हें जच गया। नया बछड़ा था और बढ़िया नस्ल का था। गोनू ने बैल का मोल भाव किया और सौदा पट गया। उन्होंने बैल के दाम चुकाए, बैल विक्रेता से रसीद बनवाई और बैल का रस्सा थाम कर अपने गांव लौट पड़े। रास्ते में उन्हें अनेक राहगीर मिले जिन्होंने उनसे बैल के विषय में अनेक प्रश्न किए। किसी ने पूछा, भैया ये बैल कितने का खरीदा है? किसी ने पूछा, बैल कौन सी नस्ल का है? किसी ने ये प्रश्न कर डाला कि बैल अभी एक दांत है या दो दांत। अनेक लोगों के अनेक प्रश्नों का उत्तर देते देते गोनू परेशान हो गए। गांव की सीमा में दाखिल हुए तो उन्हें एक तरकीब समझ में आ गई। उन्होंने सोचा कि गांव वाले भी बैल के बारे में तरह तरह के प्रश्न करेंगे, अतः क्यों न सबको एक बार ही बता दिया जाए। बस फिर क्या था, गोनू ने बैल को एक वृक्ष से बांधा और चढ़ गए। वृक्ष पर एक ऊंची लेकिन मजबूत पेड़ की शाख पर खड़े होकर उन्होंने आवाजें लगानी शुरू कर दी। अरे गांव वालों, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए एक दिलचस्प खबर लाया हूँ, जल्दी करो, नहीं तो एक बार खबर को बताकर मैं दोबारा उस खबर को नहीं बताऊंगा। जिसने सुना वही वृक्ष की ओर दौड़ पड़ा। धीरे धीरे गांव के अनेक लोग पेड़ के नीचे जमा हो गए और उनसे उस खबर को सुनने का आग्रह करने लगे। गोनू ने उनमें से किसी को भी उत्तर न दिया। लोग उनसे पूछते तो वे अपने होठों पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने को कह देते। जब गांव के अधिकांश लोग पेड़ के नीचे जमा हो गए तो गोनू ने कहा, ग्रामवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें इस बैल की बैल पुराण सुनाता हूँ, जिसे मैं अभी अभी पशुओं के मेले से खरीद कर लाया हूँ। तुम लोग बार बार मुझसे बैल के बारे में प्रश्न न करो, इसलिए एक बार में ही मैं सबको बताता हूँ। मैंने इस बैल को 400 रुपये में खरीदा है। ये उत्तम नस्ल का बैल है और अभी एक दांत ही है। मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं थे, अन्यथा मैं इसका जोड़ीदार बैल भी खरीद लाता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैल खरीदने के लिए मेरे पास रुपए कहाँ से आए, तो ये भी सुन लो कि मुझे अपने आंगन में मेरी माँ द्वारा गाड़ी हुई एक मटकी मिल गई थी। उसी में रुपए मिले थे तो मैंने ये बैल खरीद लाया। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि बिना पूछे आप लोगों को चैन ना आता। आप मुझसे बार बार बैल के बारे में ही पूछ कर मुझे हलकान कर देते, इसलिए मैंने एक बार में सबको बता देना मुनासिब समझा। बैल के बारे में कुछ और भी जानना चाहें तो आप अभी मुझसे पूछ लें, बाद में मैं बताने वाला नहीं हूँ। ग्रामवासी अचरज में थे कि आज गोनू को क्या हो गया। वे तो बहुत मिलनसार थे, फिर आज इतने झल्लाए हुए क्यों हैं? एक ग्रामवासी ने उनसे पूछ लिया, गोनू पंडित जी, क्या यही बात बताने के लिए आपने हमें बुलाया था? हाँ, इसी बात को बताने के लिए मैंने तुम्हें इकट्ठा किया है। गोनू बोले, अब किसी और की कोई जिज्ञासा बैल के बारे में पूछने की रह गई हो तो वो भी पूछ ले, नहीं तो मैं नीचे उतरता हूँ। ग्रामवासी अवाक कोई न बोला। गोनू पेड़ से नीचे उतरे, बैल का रस्सा खोला और अपने घर की ओर चल पड़े। बाद में किसी भी ग्रामवासी की हिम्मत उनसे बैल के बारे में पूछने की न हुई। ऐसे थे गोनू झा। चरित्रहीन पत्नी। काशी यात्रा के अगले पड़ाव में गंगाराम पटेल और बुलाखी राम एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि को वहां विश्राम किया। इस दौरान बुलाखी राम ने जो अद्भुत दृश्य देखा वो कुछ इस प्रकार था। बुलाखी ने एक चौराहे पर देखा कि एक रथ में एक सुंदर नौजवान बैठा हुआ था। उसके साथ ही एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी। कुछ देर तक दोनों में वार्तालाप हुआ। फिर स्त्री उतरी और बिल्ली बनकर एक झाड़ी में चली गई। बुलाखी ये दृश्य देखकर लौटा तो उसने गंगाराम पटेल से इस बात का रहस्य बताने को कहा। रोज की तरह तब भोजन उपरांत सोने के समय गंगाराम ने उसके इस प्रश्न का जवाब दिया। गंगाराम ने कहा, बुलाखी राम, इस शहर में श्रीधर नाम का एक रईस आदमी रहता था। उसकी इकलौती संतान है उसका बेटा किशोर। श्रीधर ने अपने एक घनिष्ठ मित्र की बेटी सौदामणि के साथ उसका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। किशोर और सौदामणि की शादी मात्र 5 वर्ष की आयु में ही हो गई। श्रीधर का विचार था कि उसका बेटा युवा हो जाएगा तो उसका गौना कराकर बहू को घर में ले आऊंगा। वक्त गुजरता गया। किशोर की उम्र 18 वर्ष की हो गई।
तब एक दिन श्रीधर ने बहू का गौना कराने के लिए किशोर को उसकी ससुराल भेजा। बहू को लाने के लिए किशोर रथ सजाकर अपने नगर से निकला। अभी उसका रथ नगर से निकल भी न पाया था कि न जाने किधर से एक काली बिल्ली प्रकट हुई और उसका रास्ता काटकर झाड़ियों में लोप हो गई। यात्रा पर अथवा किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उससे हमारे समाज में एक अपशगुन माना जाता है। इसलिए किशोर ने अपशगुन हुआ जान रथ मोड़ लिया और वापस लौट आया। अगले दिन जब वो ससुराल के लिए फिर से रवाना हुआ तो उसी स्थान पर फिर से वही काली बिल्ली रास्ता काट गई। ये देखकर किशोर उस दिन भी नहीं गया और रथ को पुनः लौटा लाया। तीसरे दिन जब वो फिर से उसी स्थान पर पहुंचा तो इस बार वो बहुत सतर्क था। उसने चाबुक तैयार कर रखा था। वो सोच रहा था कि इस बार वो बिल्ली दिखाई दी तो उसे छोड़ेगा नहीं, उसकी चमड़ी उधेड़कर ही दम लेगा। लेकिन इस बार उसे वो बिल्ली दिखाई ही न दी। बिल्ली के स्थान पर उसने एक अपूर्व सुंदरी वहां खड़ी देखी। रथ जब समीप पहुंचा तो उस रूपसी ने किशोर से आग्रह किया, श्रीमान क्या आप नवलगढ़ जा रहे हैं? हाँ, किशोर ने कहा, जा तो वहीं रहा हूं, पर आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? बात यह है कि मुझे भी उसी ओर जाना है। उस रूपसी ने कहा, यदि आप अपने रथ में मुझे भी स्थान दे दे तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। आभार कैसा? रथ तो खाली है, आप शौक से मेरे साथ यात्रा कर सकती हैं, किशोर ने कहा। युवती रथ में आ बैठी। किशोर ने रथ आगे बढ़ा दिया। रास्ते में दोनों में आपस में बातें होती रही। किशोर ने उसे बता दिया कि वो विवाह के 13 वर्ष बाद आज वो अपनी पत्नी का गौना कराने के लिए अपनी ससुराल जा रहा है। ये सुनकर युवती थोड़ा गंभीर हो गई और उससे बोली, सुनो युवक, मुझे तंत्र विद्या का कुछ ज्ञान है। इस थोड़े से अरसे में मैंने तुम्हारे चेहरे का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला है कि शीघ्र ही तुम किसी मुसीबत में फंसने के लिए जा रहे हो। कैसी मुसीबत? किशोर ने आश्चर्य से पूछा। मुसीबत कैसी होगी ये तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, युवती बोली, पर इतना अवश्य कह सकती हूँ कि तुम्हारे प्राण जाने का भय है। तुम्हारा कोई बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। यदि ऐसा है तो क्या तुम उसका कोई निराकरण मुझ सुझा सकती हो? किशोर ने पूछा। निराकरण तो मुझे भी कोई सुझाई नहीं दे रहा, युवती बोली। हाँ, यदि तुम सतर्कता बरतो तो संभव है उस बिन बुलाई आपत्ति से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। देखो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ या तुम्हें अपनी ससुराल जाने से हतो उत्साहित कर रही हूँ। सच बात तो यह है कि मेरे इल्म के मुताबिक तुम्हें सारा भय अपनी ससुराल में ही है। इसलिए वहां जब तक ठहरो बेहद सावधान रहना। भोजन जब करो अपने साथ किसी अपने प्रिय व्यक्ति को भी साथ खिलाना, और यदि तुम्हें अकेले ही भोजन करना पड़े तो उससे पहले पहला ग्रास निकालकर किसी कुत्ते या बिल्ली को जरूर खिलाना। तदुपरांत ही ग्रास मुंह में डालना। पानी पीते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जल शुद्ध भी है या नहीं। यदि जल का रंग कुछ बदला हुआ सा देखो या जल में तुम्हें किसी किस्म की कोई गंदगी नजर आए तो उस जल का उपयोग हरगिज मत करना। इन बातों पर गौर करोगे तो उस अनचाही विपत्ति से बहुत हद तक तुम्हें सुरक्षा मिल सकती है। धन्यवाद देवी, किशोर ने कहा। मैं आपकी हिदायतों पर जरूर अमल करूंगा। तब तक युवती का गंतव्य स्थल आ चुका था, अतः वो युवती तो किशोर को वहां तक लाने का धन्यवाद देकर वहीं उतर गई और किशोर अपने गंतव्य की ओर चला गया। किशोर अपनी ससुराल में पहुंचा तो उसका भरपूर स्वागत हुआ। सास ससुर ने उसकी भलाई ली। छोटे साले ने झुककर उसके चरण छुए, लेकिन पति के आगमन की बात सुनकर उसकी पत्नी सौदामनी के दिल पर तुषारपात हो गया। अरे ऐसा क्यों? कहानी के बीच में पटेल के मुख से कहानी सुनते हुए अचानक बुलाखीराम ने पूछ लिया। पति के आने की बात सुनकर तो उसकी पत्नी सौदामनी को खुश होना चाहिए। नव विवाहिताएं तो ऐसे अवसर की बड़ी ललक के साथ प्रतीक्षा किया करती हैं। हाँ, सो तो है बुलाखी, लेकिन ऐसा वही नव युवतियां किया करती हैं जिन्हें अपने प्रियतम से प्यार होता है, जिनके मन में पिया से मिलने की उमंग होती है। किशोर की पत्नी सौदामिनी के मन में अपने पति से मिलने की उमंग नहीं थी। बात दरअसल ये थी कि जवान होते ही सौदामिनी पथभ्रष्ट हो गई थी। उसके संबंध शहर कोतवाल से बन गए थे। पति के आने से उसे इस बात का भय होने लगा कि अब वो अपने प्रेमी कोतवाल से कैसे मिल सकेगी। आगे क्या हुआ? बुलाखी ने पूछा। आगे ये हुआ कि पति के आगमन का समाचार सुन सौदामिनी अपने प्रेमी कोतवाल से एकांत में मिली और उससे कहा,
तुम्हारा वियोग मुझसे सहा नहीं जाएगा प्रिय। तुम कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे कि मुझे अपने पति के साथ जाना न पड़े। सौदामिनी उसकी बात सुनकर उसका प्रेमी कोतवाल बोला, जाना तो एक न एक दिन तुम्हें अपने पति के साथ पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ विवाह हो चुका है। हाँ, कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ, इस विषय में जरूर कुछ किया जा सकता है, तो फिर करो न उपाय। मैं अधिक से अधिक समय तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। सौदामिनी व्यग्रता से बोली। कोतवाल ने तब उसे एक पुड़िया पकड़ा दी और कहा, इस पुड़िया में एक ऐसा जहर है जिसके खाने से आदमी की मौत बहुत धीरे धीरे होती है, परंतु अगर इसकी मात्रा कुछ ज्यादा खिला दी जाए तो व्यक्ति तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें जैसे ही अवसर मिले इस पुड़िया में से कुछ मात्रा उसके भोजन में मिला देना, तब वो गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। जाहिर है ऐसी हालत में वो कुछ समय तक तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकेगा। तब हम आज की तरह कुछ दिन तक और अपने मिलन का आनंद ले सकेंगे। सौदामिनी ने वो जहर की पुड़िया ले ली और उसे लेकर घर चली आई। अब वो इस मौके की तलाश में रहने लगी कि कब अपने पति को वो जहर खिला सके। उस रात किशोर की सास ने उसके लिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर उसे परोसे। किशोर तो सावधान था ही, उसने भोजन के समय अपने छोटे साले को अपने साथ खाने पर बिठा लिया। अतः सौदामिनी की योजना धरी की धरी रह गई। रात को दोनों अपने मकान के ऊपर बने एक एकांत कमरे में सोने चले गए। अगले दिन प्रातः जब किशोर उठा तो सोच जाने से पूर्व उसने अपनी पत्नी से पानी मांगा। किशोर की आदत थी कि वो सुबह उठकर सबसे पहले जल पीता था। ऐसा करने से उसका शौच खुलकर आता था। सौदामिनी को मौका मिल गया। उसने लोटे में जल भरा और पुड़िया खोलकर उस जल में उड़ेल दी। फिर लोटा लाकर किशोर को थमा दिया। तभी अचानक किशोर को कुछ काम याद आ गया। उसने लोटे को वहीं रख दिया और अपने कमरे में चला गया। संयोगवश उसी समय सौदामिनी का छोटा भाई वहां आ पहुंचा। उसे प्यास लगी थी, अतः जब उसने लोटे में जल भरा देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के लोटे का सारा जल पी लिया। जैसा कि अपेक्षित था, जल पीते ही उसकी हालत बिगड़ गई और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। सौदामिनी ने जब अपने भाई को मरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। वो सन्न सी रह गई, लेकिन फिर उस दुष्टा ने इसका दोष अपने पति पर ही मढ़ दिया। वो चीखने लगी, अरे लोगों, दौड़ो, पकड़ो इस दुष्ट को। देखो इस दुष्ट पापी ने क्या कर डाला है। इसने मेरे छोटे भाई को गर्दन दबाकर मार डाला है। उसकी पुकार सुनकर सारे घर वाले और पड़ोसी इकट्ठा हो गए। ये सब देखकर किशोर के हाथ पांव फूल गए। उसने वो लोटा उठाकर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और लोगों को अपने विषय में सफाई देने लगा कि मैंने ये दुष्कर्म नहीं किया है। लेकिन कौन उसकी बात का यकीन करता। सबने मिलकर किशोर को पीटना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ गई तो किसी व्यक्ति ने कोतवाली में जाकर शहर कोतवाल को सूचित कर दिया। तब नवलगढ़ की पुलिस किशोर को पकड़कर ले गई और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे कैद खाने में कर दिया। बेचारा किशोर आया तो था अपनी पत्नी का गौना कराने और यहाँ आकर फंस गया एक कत्ल केस में। अब किशोर को वो युवती याद आने लगी जिसने उसे किसी भावी मुसीबत से सतर्क रहने के लिए सावधानी बरतने को कहा था। किशोर ने सावधानी तो बेशक बरती थी, किंतु जो होनहार था वो होकर ही रहा। सारी रात कैद में रहते हुए नाना प्रकार के ख्याल से उसे आते रहे और वो तरह तरह की आशंकाओं के भंवर में डूबता उतरता रहा। सुबह हुई तो उसे ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वही युवती उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंची थी। उसके साथ एक वकील था। वकील ने किशोर की जमानत का न्यायाधीश द्वारा लिखी एक आदेश कोतवाल को दिखाया और किशोर को कैद खाने से आजाद करा लिया। कोतवाल को उम्मीद नहीं थी कि किशोर को इतनी जल्दी जमानत मिल जाएगी। वो तो उस पर न जाने कितने केस थोपने का मन बना चुका था, लेकिन उस युवती ने उसकी सारी योजना धूल में मिला दी थी। न्यायाधीश का आदेश था, अतः उसे किशोर को जमानत पर छोड़ना ही पड़ा। बुलाखे उस आदेश में जहां किशोर का कोई मददगार न था, वो युवती एक फरिश्ता बनकर किशोर की जिंदगी में आई। उसने किशोर के वकील को शहादत के रूप में ऐसे अकाट्य सबूत मुहैया कराए जिन्हें देखकर न्यायाधीश को किशोर को बाइज्जत रिहा करना पड़ा। इतना कहकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया, हुक्के से एक गहरा कश खींचा और आगे बोले, जानना चाहते हो बुलाखे कि उस युवती ने किशोर को निर्दोष साबित करने के लिए कौन कौन से सबूत मुहैया कराए थे? हाँ, ये बात तो जरूर बताइए पटेल जी। बुलाखे तत्परता से बोला, तो सुनो। पहला सबूत तो उस युवती ने यह उपलब्ध कराया कि उसने सौदामिनी के मृत भाई की शारीरिक जांच कराई। जांच से यह सिद्ध हुआ कि मृतक की मौत जहर पीने से हुई थी, न कि उसकी गर्दन दबाने से।
हत्या प्राण की गर्दन पर भी किशोर के हाथों के निशान नहीं मिले थे। दूसरे, उस लोटे में भरे जल का भी परीक्षण कराया जिसके पीने से मृतक की मौत हुई थी। लोटे में अभी भी कुछ जल शेष रह गया था। उसके परीक्षण से यह सिद्ध हो गया कि लोटे में भरे उस जल में वो पुड़िया भी बरामद हो गई जिसमें जहर रखा गया था। पुड़िया में जहर का कुछ अंश अब भी शेष था। परीक्षण से साबित हो गया कि ये वही जहर था जिसके कारण हत्या प्राणा को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। जब और भी विस्तृत जांच की गई तो ये भी पता चला गया कि जहर स्वयं सौदामिनी ने किशोर के लोटे के जल में डाला था। ये भी पता चल गया कि वो जहर की पुड़िया उसे किसने उपलब्ध कराई थी। तो कोतवाल भी संदेह के घेरे में आ गया और सौदामिनी और उसके अवैध संबंधों की जानकारी भी प्रकाश में आ गई। इस पर न्यायाधीश ने सौदामिनी को गिरफ्तार करने और कोतवाल को उसकी मदद करने के आरोप में उसके विरुद्ध जांच करने के आदेश जारी कर दिए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मात्र 14 दिन में ही सारा केस हल हो गया। बरी हो जाने पर जब किशोर ने आभार व्यक्त करने के लिए उस युवती की खोज की तो वो उसे कहीं भी नहीं मिली। तब वो उदास भाव से अपने नगर को चल पड़ा। जब वो अपने नगर की सीमा में दाखिल हुआ तो उसे ये देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि वो युवती उसी स्थान पर खड़ी थी जहां वो उससे पहली बार मिली थी। किशोर रथ से नीचे उतरा और श्रद्धा पूर्वक उस स्त्री को नमन किया। उसने बड़े सम्मान के साथ उसे रथ में बैठाया और बहुत देर तक उसका आभार प्रकट करता रहा। युवती बीच में कुछ नहीं बोली। वो तो बस मुस्कुराकर अनुराग भरी आंखों से उसकी ओर देखती रही। जब वार्तालाप समाप्त हो गया तो वो रथ से नीचे उतरी और एक बिल्ली का रूप धारण कर एक झाड़ी में लोप हो गई। कहानी को समाप्त करते हुए पटेल ने बुलाखीराम से कहा, बुलाखीराम, आज तुमने जो दृश्य देखा था वो उसी समय का था। वो स्त्री और कोई नहीं थी, वही थी जिसने किशोर की मदद की थी और रथ में बैठा युवक स्वयं किशोर था। उम्मीद है तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। नहीं पटेल जी, बुलाकी बोला, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। ये तो किसी रहस्यमय कथानक के अधूरे समापन की सी बात हो गई। मुझे ये तो बताइए कि वो रहस्यमय महिला आखिर थी कौन? उसने किशोर की इस तरह मदद क्यों की? ससुराल में किशोर की पत्नी पर क्या बीती? उसके प्रेमी कोतवाल का क्या हर्ष हुआ? आदि आदि। सुन बुलाकी, पटेल बोले, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं जो ये बता सकूं कि भविष्य में सौदामनी और कोतवाल पर क्या बीतेगी, उन्हें मौत की सजा मिलेगी या उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हाँ, रहस्यमय स्त्री के बारे में जो कुछ मैंने सुना है वो तुझे बताता हूँ। बुलाकी, पूर्व जन्म में इस स्त्री के पति ने इसे धोखा देकर किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह रचा लिया था। इस घटना से इसे इतना दुख पहुंचा कि इसने यह लोक ही त्याग दिया और अदृश्य रूप में रहकर हर उस नौजवान की मदद करने का निश्चय कर लिया जो या तो विवाह के पश्चात इस पथ से अपनी पत्नी को लेकर गुजरते हैं या फिर अपनी नव विवाहिता को लेवाने जा रहे होते हैं। बुलाकी, किशोर के साथ घटी ये घटना कोई नई नहीं है। इससे पूर्व भी वो अनजानी सहायिका कई अन्य नौजवानों की मदद कर चुकी है। विश्वास न हो तो यात्रा से लौटकर इस नगर के लोगों से पूछ लेना। यहाँ तुम्हें अनेक प्रत्यक्षदर्शी मिल जाएंगे। और बस अब और सवाल पूछने बंद कर दे। रात आधी से ज्यादा बीत गई है, सुबह उठकर फिर से अपनी यात्रा पर चलना है, कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली। बुलाकी भी करवट बदलकर सो गया। रात बीतती रही।